चलो देखो, ये कुछ ऐसा है। हाँ, ये क्वेश्चन है। ये तुम्हारा सरफेस है, ठीक है। ये तुम्हारा एक प्लैंक है, ठीक है। और ये तुम्हारा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब जो सरफेस है वो रफ है, सरफेस इज रफ। और प्लैंक का जो सरफेस है ना वो भी रफ है। द सरफेस इज रफ और जो प्लैंक है वो भी रफ है, ठीक है। और ये प्लैंक इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। तो तुम्हें निकालनी है नॉर्मल फोर्सेस ऑन प्लैंक, नॉर्मल फोर्सेस, या फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस ऑन द प्लैंक एंड द सिलेंडर। हाँ, वही है। देख, रफ है तो फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है? मोशन के अगेंस्ट। मोशन के कैसे लगता है? अगेंस्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बस। एफबीडी बनाते हैं इसका सिलेंडर का। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, क्या इसका एमजी नीचे लग रहा होगा? क्या एक नॉर्मल फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा? लेट्स से N1, ठीक। अब देखो, क्या इस प्लैंक की वजह से इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा? एक नॉर्मल आएगा, और उस नॉर्मल की डायरेक्शन से मान लो ये हो गई ऐसे, दिस इज N2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, आगे एक चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि अगर इसके ऊपर प्लैंक आएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर वेट आएगा। क्या ये सिलेंडर आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा? इतना तो कॉमन सेंस से तुम समझ सकते हो ना कि अगर ये आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसमें पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी आ गया F, ठीक है। इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक के ऊपर। एक तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका सेंटर से mg नीचे। एक इसका कांटेक्ट फोर्स ऐसे, ठीक है। और एक और लगेगा इसमें। देखो, जब ये प्लैंक ऐसे रखा होगा इसके ऊपर, तो क्या ये नीचे की तरफ ऐसे जाने की कोशिश करेगा? तो इसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ये A और ये B, ठीक है। दो क्या है ऐसे सिलेंडर टाइप है। ये वॉल्स हैं, साइड में क्या है? वॉल्स। कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी सरफेस पे क्या है? फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। देखो, क्या ए कुछ ऐसा है रखा है, ठीक है। ये इससे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स डाल रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये इस दीवार की तरफ फोर्स डालेगा। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ। नॉर्मल इधर बन गया। क्या इसका एक mg नीचे और इसका रिएक्शन ऊपर। अब एक ये डाल रहा है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये N3, ठीक है। ये छोटे वाला क्या कर रहा होगा? इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे ही छोटे वाले के ऊपर देख लो, क्या छोटे वाले का mg तो नीचे, इस वॉल की वजह से ये इधर, इसका रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा ऊपर क्योंकि नीचे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कांटेक्ट यहाँ पे है। और वो कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। N5 और N3 बराबर होंगे यहाँ पे,
आया समझ में? सही था सभी का? नेक्स्ट हो रहा, इसका एफबीडी बनाए। अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे क्या है अटैच्ड है, और ये फोर्स जो है वो किसके ऊपर लगा रहा होगा, वॉल के ऊपर। फ्रिक्शन कोई नहीं है इसके बीच में, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। इसका एफबीडी बनाए। बन गया भाई इसका, इस वाले का बन गया। देखो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक टेंशन टी, ये तो टेंशन टी हो जाएगा, ये तो दे ही रखा है। ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, और इसका एक mg नीचे, बस। ठीक है, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड, ये जो रॉड है यहाँ पे एक हिंज है यहाँ पे, ठीक है। ये एक हिंज है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये दोनों वॉल है। इसके बीच में यहाँ पे हिंज की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि घूम सकता है। अब इसको हमने रोक लिया ऐसे एक स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रिंग लगा के हमने इसको ऐसे रोक लिया, तो रॉड का एफबीडी बनाए। रॉड का एफबीडी बनाए। देखो इसका एफबीडी देखो, ये रॉड, इसमें टेंशन इधर, सेंटर से mg नीचे। अब यहाँ पे देखो, जब भी ये हिंज आ जाए, देखो हिंज जो है वो वॉल से अटैच्ड है और रॉड जो है वो हिंज से अटैच्ड है। तो हिंज और रॉड के बीच में कैसा कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट। कैसा कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट। तो वहाँ पे फिर दो फोर्सेस क्या होंगे, रिजॉल्व होंगी। अब यहाँ पे दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो रोड का हिंज के ऊपर देख लो या हिंज का रोड के ऊपर देख लो, ठीक है। अगर तुम हिंज का रोड के ऊपर देखते हो तो फिर वो इसको ऐसे पुल कर रहा है, हिंज जो है वो इसको इसी तरीके से खींच रहा है ना। अगर हिंज का इफेक्ट तुम रोड के ऊपर देखोगे तो हिंज जो है वो इसको इधर और ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ, और ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम रोड का हिंज के ऊपर देखोगे तो फिर वो इस तरीके से और नीचे की तरफ आएगा। हमें किसका एफबीडी बनाना है, रॉड का। तो हमें रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। तो रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, ये, और ये Fx और Fy कौन लगा रहा है, हिंज लगा रहा है रॉड के ऊपर। ये चीज समझ में आई? आओ देखें। अच्छा तुम अपनी कॉमन सेंस से बताओ, ये ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाएगा, मतलब नीचे आने की कोशिश करेगा या फिर ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो एक पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, क्या बी नीचे आएगा या फिर ए नीचे जाएगा, बी नीचे आएगा। इतने तो कॉमन सेंस है तुम लोगों में, है ना। तो बी अगर नीचे जाएगा तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा, ऊपर की तरफ। तो पहली बात, इसको अलग से बना के देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ। अच्छा ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऊपर। तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। नीचे नहीं लगेगा, सरफेस के साथ लगेगा ऐसे। इसका तो जैसे यहाँ पे 90 के अराउंड बन रहा था ना, तो इसलिए बिल्कुल सीधा आ गया ऐसे। वैसे अलोंग क्या है, ये अलोंग जो है ये सरफेस के लगेगा ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg, और एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा इसका यहाँ पे, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बाहर या अंदर, और इसकी नीचे की साइड अंदर, नीचे की साइड अंदर कहाँ पे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 kg का तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ लग रहा है, ब्लॉक नहीं है मतलब सिलेंडर है, ठीक है। ये सरफेस बी है और ये सरफेस ए है, 30 डिग्री पे है। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं ए और बी पे लगने वाले हैं उनकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है इस पर। आओ देखें, देखो इसका एफबीडी बनाओ। ये सिलेंडर कुछ ऐसा, इसमें क्या mg नीचे की तरफ लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं होगा क्योंकि कांटेक्ट नीचे नहीं है। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, लेट्स से दिस इज n1, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, दिस इज n2। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि देखो इसके ऊपर फोकस करो। जैसे ये कुछ इस तरीके से है, ये कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है इसके जस्ट परपेंडिकुलर,
ठीक। अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये भी 30, और ये बचा हुआ कितना है फिर 60, तो ये बचा हुआ कितना है 60। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिकली ये जो फोर्स लग रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लग रहा है तुम्हारा, इस तरीके से। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा, तो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले बराबर और वर्टिकल वाले बराबर। तो यहाँ पे इसका लगेगा n2 cos 60 इधर, और एक इधर n2 sin 60 इस तरफ। अब इक्वेट कर ले, 1000 और 500 आएगा। n2 sin 60 इज इक्वल टू 500, तो sin 60 मतलब √3/2, तो n2 कितना आ गया 1000/√3, ये आ गया, n2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद n1 की वैल्यू, n1 इज n2 cos 60, तो n2 कितना है 1000/√3 इंटू में 1/2, तो कितना आ गया 500/√3। ठीक है, 500/√3 न्यूटन। आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ, कौन बताएगा क्या क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम क्या चीज़ होती है, मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। अब मोमेंटम से तुम समझते क्या हो? बेसिकली मोमेंटम क्या है कि इतना तो तुम्हें समझ में आता है ना कि जैसे ये मोमेंटम है P इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर किसी का मास, किसी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा सेम वेलोसिटी पे। ठीक है, सेम वेलोसिटी पे क्या होगा, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, क्योंकि इसका मास जो है लेट से m1 और m2, क्या m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है? ठीक है, और लेट से इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और v2 जो है वो मच ग्रेटर देन v1 है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे बुलेट जो होता है, अगर तुम किसी दीवार पे कोई बॉल को अगर फेंकते हो, लेट से लेदर की बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, तो क्या पता वो दीवार को कम डैमेज करे, लेकिन अगर तुम गोली मारोगे, क्योंकि गोली तो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, लेकिन वो दीवार को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। हाँ, किसी भी चीज़ को मोमेंटम प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ऐसे है, जैसे मान लो एक कार है और एक है साइकिल, ठीक है, तुमने एक रैंप से उनको छोड़ दिया, ठीक है, तो आगे जाके कौन ज़्यादा डैमेज कर सकता है? कार, ऑब्वियसली। साइकिल तो रुक ही जाएगी, है ना? या फिर अगर मान लो तुम्हें चलती कार को रोकना हो या फिर चलती हुई साइकिल को रोकना हो, तो किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा? कार के अंदर। ठीक है, तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए, उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए तुम्हें फोर्स भी क्या करना होगा? ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का मतलब कैसे हुआ? देखो, अगर मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, ये चल रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम है, क्योंकि इसका मास है और इसके अंदर एक वेलोसिटी है। इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए, जो फोर्स तुम्हें चाहिए, उसका रिलेशन यहाँ पे तुम्हें मिलता है। हाँ, चेंज इन वी नहीं, चेंज इन मोमेंटम। मान लो तेरे को अगर इसको रोकना है, मान लो ये m मास का है, v वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो तेरे को इसको रोकना है, तो वो रोकने का मतलब क्या हुआ? इसका मोमेंटम तेरे को चेंज करना है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? mv, और फाइनल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या है? 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? mv। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में mv। लेकिन अगर हम ऐसे निकालें कि डेल्टा p निकालें, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस mv, तो डायरेक्शन मोमेंटम क्या हो गया? माइनस mv। अब हमें कितना फोर्स लगाएं इसको करने के लिए, इस चेंज को करने के लिए? दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम किस तरह से रिलेटेड है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये mv से चल रहा है और मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी है,
तो भी क्या करना होगा मेरे को, फोर्स लगाना होगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या होगा, मैं इसका मोमेंटम चेंज कर रहा हूँ। मान लो ये v1 वेलोसिटी चल रहा था, अब मेरे को क्या करना है, v2 वेलोसिटी पे करना है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, इसका मतलब दैट इज mv2 माइनस mv1, mv2 माइनस mv1। ये करने के लिए, दिस चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए जो तुम्हें फोर्स चाहिए इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम, वही क्या है तुम्हारा सेकंड लॉ तुम्हें बताता है। ठीक है, तो ये तुम लिख लो एक बार फटाफट से। देखो अभी हमने बोला कि जो मोमेंटम है वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ d बाई डी टी ऑफ एम वी, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। अब पहली जो कंस्ट्रेंट मान लो या कुछ मान लो, देखो मैक्सिमम केसेस में, जो तुम्हारे सिंपल केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस में m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। क्या m वेरिएबल भी हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे केसेस में? जैसे रॉकेट वाले केसेस में, रॉकेट वाले केसेस में क्या होता है, रॉकेट वाले केसेस में क्या होता है, इनिशियल फ्यूल है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उसका मास क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, क्योंकि जो फ्यूल मास है वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, है ना। तो उस केस में ये m कैसा होगा, वेरिएबल। लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं इसको, कांस्टेंट। अभी हम मान के क्या चल रहे हैं, कांस्टेंट। जो मतलब मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा m क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, वो स्पेशल केसेस जैसे रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे वेरिएबल मास के साथ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इनिशियली जनरली अगर स्पीड बहुत कम है तो मास क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। वैसे स्पीड के साथ जो है मास वेरी कर जाता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारी मैकेनिक्स में स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस मास को भी वेरी कर दे। ठीक है, तो m इज कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f इज इक्वल टू m dv बाई डी टी। वट इज dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू m इंटू ए, f इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अगर मान लो कोई भी तुमसे सेकंड लॉ पूछे तो ये गलती मत करने का कि f इज इक्वल टू m इज सेकंड लॉ। नो, f इज इक्वल टू dp बाई dt इज तुम्हारा सेकंड लॉ। ये चीज़ समझ में आ गई। तो पहली चीज़ लिख लेना कि यहाँ पे m कांस्टेंट है। अगर m कांस्टेंट है तब ये ऐसा है, ध्यान रहे। इफ m इज कांस्टेंट देन f इज इक्वल टू m इंटू ए। कंडीशन है यहाँ पे m कांस्टेंट की। इफ m इज कांस्टेंट देन f इज इक्वल टू m इंटू ए। मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, सेकंड केस, इसमें जो f, ये जो f है और ये जो p है, इनकी डायरेक्शन के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हो कि क्या f की डायरेक्शन p की डायरेक्शन के साथ ही होगी या अपोजिट होगी या कैसी होगी? मैं ही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन दोबारा सुन लो। f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्या p इज ए वेक्टर क्वांटिटी? f इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, p और f की डायरेक्शन में क्या कोई रिलेशन है? क्या ये सेम हो सकती है या फिर उल्टी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है? ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी हमने केस देखा ना, अगर हमने किसी बॉडी का मोमेंटम अगर बढ़ाना हो तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगनी चाहिए थी, है ना। तो p और f का जो डायरेक्शन क्या था, सेम। लेकिन अगर मान लो मेरे को किसी का मोमेंटम कम करना है तो मेरे को उसके मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो f और p की डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लें कि f एंड p की डायरेक्शन is not related, is not related, it depends on the situation। अगर चाहो तो वो एग्जांपल बना सकते हो कि मोमेंटम अगर हमें बढ़ाना हो किसी बॉडी का तो हमें फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन में ही लगाना होगा, और अगर हमें किसी बॉडी का मोमेंटम कम करना है तो हमें फोर्स अगेंस्ट में लगाना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। द सेम वे देखो यहाँ पे, क्या ये f और a की डायरेक्शन सेम हो सकती है? क्या f और a की डायरेक्शन सेम होगी? नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन हम कॉन्क्रीट ये नहीं बोल सकते कि सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f और a की डायरेक्शन भी रिलेटेड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। वो p की थी और ये a की है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो वाले सिंपल वाले क्वेश्चन देखो अभी करते हैं, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस।
एक सरफेस के ऊपर क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है, मान लो 5 kg का, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दी F, लेट से 10 न्यूटन, लेट से 10 न्यूटन। कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी हम फ्रिक्शन की कोई बातें नहीं कर रहे, सब फ्रिक्शन लेस चल रहा है। तो बता एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या फोर्स होता है? एक्सेलरेशन और एन दोनों बताएं, फाइंड आउट ए एंड एन। होना चाहिए एन इज इक्वल टू एम जी, अगर मान लो ज़्यादा वो है तो फ्री बॉडी बना लो इसकी, ये एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, फोर्स इधर, की तरफ। फोर्स इधर। अब कॉमन सेंस कह रही है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है तो एक्सेलरेशन होने की प्रोबेबिलिटी किधर है, इस तरफ ही है, ठीक है। तो एफ इधर, एम जी नीचे, एन ऊपर, तो एन इज इक्वल टू एम जी और एफ इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 और एन कितना आ गया 50। देखो क्या ये वर्टिकल में चल रहा है क्या? तो अगर वर्टिकल में नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये फोर्सेस दोनों कैसे हैं, बराबर। नहीं समझे? अगर मान लो ये ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई नेट फोर्स लग रहा है इस पे, कोई एक नेट फोर्स लग रहा है, एन लगना जरूरी नहीं है, नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तभी ये ऊपर जा रहा है। अभी तो नेट फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर, ऊपर की तरफ, तो ये सीधा चल रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन वही है, एन और ए बताएं, एन और ए बताएं। देखो इसको ऑब्जर्व करो यार, बातें नहीं प्लीज, इसको ऑब्जर्व करो। देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मतलब फोर्स कुछ ऐसा है, फोर्स कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे लग रहा था 37, तो ये हॉरिजॉन्टल तो ये भी 37 फिर, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगा F cos 37, F cos 37, और एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सा, F sin 37, ठीक है। mg भी लग रहा है इसमें नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और बॉडी चलेगी इधर क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ समझ में आई, n इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन 37, एफ साइन 37, और यहाँ से क्या मिला तुम्हें, f cos 37 इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखो f अगर 10 है तो ये होगा 4/5, तो 8, तो मास जो है वो 5 है, तो 5/8, सॉरी 8/5, 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ऐसे ही n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, देखो mg कितना 50 प्लस 10 और 3/5, तो कितना हो गया 6, ठीक है, तो 6, तो 56 न्यूटन, तो n आ गया 56 न्यूटन। एक क्वेश्चन ऐसे सोच लो, देखो वही 5 kg, F1 F2, let's say this is 57, sorry 53 और this is 37, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो 20, इसकी वैल्यू मान लो 50, ठीक है। ये 20 है, ये 50 है, बताओ, वही क्वेश्चन वही है, A एंड N बताए। आओ इसका फ्री बॉडी बनाए, ये ऐसे, इसका mg नीचे की तरफ, इसका n ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है एक कंपोनेंट तो इधर, दैट इज 50 cos 53 कितना हो गया 30, तो 30 इधर, ठीक है। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी 40, ठीक है। अच्छा इधर बताओ, एक इधर फोर्स लग रहा है कितना, cos 37 मतलब 16 इधर, ठीक है। cos 37 क्या होता है 4/5, तो 16 हो गया। एक ऊपर की तरफ कितना 15 इधर,
तो देखो हॉरिजॉन्टल और क्या कहते हैं अपने वर्टिकल बराबर करने हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, क्या ये 30 और 16 सब्ट्रैक्ट होगा, 30 इधर ज़्यादा है 16 उधर कम है, तो कितना हो गया ये 14। तो एक्सेलरेशन तो आ गया 5/14, सॉरी 14/5 14/5 और नॉर्मल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इधर देखो, ये हो गया 40 + 15 + n = 50। तो n कितना आ गया, -5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या n कभी -5 हो सकता है, नहीं पर ऊपर चलेगा। n कभी -5 हो सकता है। तो बेसिकली इसमें n 0 है, इसमें n कितना है 0, n है ही नहीं, ये तो ऊपर चला गया तो कांटेक्ट खत्म हो गया, अच्छा और कांटेक्ट खत्म होते ही n कितना हो गया 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई पक्का। तो क्या ये एक्सेलरेशन फिर सही है, एक्सेलरेशन हाँ सही होगा पर इसके कंपोनेंट्स होंगे तो मेरे ख्याल से नहीं, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। क्या ये एक्सेलरेशन सही है फिर, नहीं ये एक्सेलरेशन ही सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये बॉडी ऐसे भी एक्सेलरेट करेगी और ऐसे भी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। ये ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी, तो इसका इधर तो कंपोनेंट कितना है 14/5, और एक ऊपर देखो, तो ये एक्सेलरेशन कैसे बनेगा, एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर 4/5 सॉरी 14/5, और एक ऊपर की तरफ देखो नेट कितना लग रहा है, ऊपर 5, तो 5/5 1 न्यूटन एक ऊपर तो उसका रिजल्ट एक इधर, 1/14/5 तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे थीटा = tan इनवर्स 14/5 अंडर रूट में 14/5 का स्क्वायर +1, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। स्टार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके से कोई क्वेश्चन, ये 4 kg का, ये 2 kg का, ठीक, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बताएं इस सिस्टम का, बताएं लेट से ऐसे कर लो, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, बताएं ए और बी का एक्सेलरेशन, ए और बी का एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम या कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले समझ लो, एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। देखो जब भी ब्लॉक जो है एक साथ रखे हो या स्ट्रिंग के साथ भी हो, उसमें भी एक ही होता है। सबसे पहले क्या करो, इनको एक ही सिस्टम मान लो। जब तुम इसको एक ही सिस्टम मानते हो तो इसको ऐसे एज्यूम किया जा सकता है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो 6 kg है, जिसका वेट क्या है 6 kg। अब इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लग रहा है 10 न्यूटन, तो बताओ किस तरह मूव करना चाहिए इसको, क्या ये इस तरह मूव कर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो टोटल फोर्स अभी इसके ऊपर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, = मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/6, तो आंसर आया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ ही चलेंगे जब इधर से फोर्स लगेगा, तो जो ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेम, तो ए भी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा और बी भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। तो किसी एक का फ्री बॉडी बना लें, जैसे मान लो ए वाले का बना लिया, क्या ए वाले का वेट जो है वो 4 kg है, कि इसकी तरफ जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, जो कि b की वजह से लग रहा होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखी जाए, देखो ओवरऑल ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, a इस तरफ, तो ऑब्वियसली 10 बड़ा है और n छोटा है, तभी तो ऐसा हुआ है ना। तो क्या लिखा जाएगा 10 - n = मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 5/3, यही होगा ना, ठीक है। तो क्या बना ये n = 10 - 20/3, दैट मीन्स 10/3, और ये जो ए के ऊपर लगा वही सेम जो रिएक्शन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा होगा बी के ऊपर, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन इज 10/3 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 5/3। नोट डाउन करें फटाफट। करने का तरीका समझ में आया। ब्लॉक सिस्टम को क्या मान लें एक, और फिर एक्सेलरेशन निकाल लें, जितने भी ब्लॉक है उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेम। लिख लिया। आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं।
अभी हमने 2 लिए तो 3 ले लेते हैं, या 2 में ही ऐसा थोड़ा सा चेंज वेरिएशन ला देते हैं। देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक के ऊपर है, अभी ऐसे वाले नहीं करते, नॉर्मल वाले करते हैं। अभी मान लीजिए 5 kg, ये 3 kg, ये ऐसे लग रहा है तुम्हारे फोर्स कुछ इस तरीके से, यहाँ से 37 पे मान लीजिए, कुछ भी ले लो, 50 ले लो। सेम क्वेश्चन वही है, एक्सेलरेशन निकालें और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। देखो इसका क्या एक काम करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये टोटल कितना है, अगर एक सिस्टम मान लो तो 8 kg का, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कुछ नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, और जिसका एंगल क्या है, देखो यहाँ से ये ऐसा पॉइंट है, देख, ठीक है, इस तरीके से। जब ये नीचे का तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो बिल्कुल सेम होगा। तो क्या ये वाला एंगल भी 37, तो यहाँ पे लगा F cos 30, F cos 30 मतलब 50 इंटू में 4/5, ठीक है, कितना आ गया 40। क्या ये वाला कंपोनेंट निकालने की जरूरत है मेरे को? नहीं, क्योंकि देखो मोशन के अंदर तो ये वाला यूज हो रहा होगा 40 वाला, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, फोर्स अपॉन में मास मतलब 8, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकाला, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन वही सेम, क्या करें, एक का फ्री बॉडी बना ले। एक का फ्री बॉडी तो इधर कितना लग रहा है अभी 40, ये कंपोनेंट लग रहा है ना 40 लग रहा है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है इसका 5, एक्सेलरेशन कितना है 5, और एक इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है जो है n। तो बेसिकली 40 माइनस n इज इक्वल टू कितना 5 इंटू में 5, तो n कितना आ गया 40 माइनस 25 कितना 15। तो नॉर्मल इसके लिए भी सेम होगा 3 kg। हाँ, दोनों के लिए सेम होगा ना, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी ना, देख ऐसे दोनों की ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है बेसिकली, है ना। तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सेम, सिर्फ डायरेक्शन ही क्या होगी अपोजिट, ठीक। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन में बस यही आंसर बता दे मेरे को। अगर मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा होता और एक फोर्स ऐसे लग रहा होता, लेट से ऐसे, तो तू क्या करता, नॉर्मल जैसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंस आता, ये क्या हो जाता, ओवरऑल 30 होता, 30 बाई कितना होता 8 होता, 30/8 होता, 15/4 हो जाता। अब 15/4 होता तो यहाँ पे तेरा कितना आता, यहाँ पे 40 इधर, n इधर और 10 भी इधर, तो 30 माइनस n, तो ये क्या बनता 30 माइनस n इज इक्वल टू 5 इंटू में कितना 15/4, जो आया आंसर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, फटाफट उतारो, अगला करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया, हो गया। अब देखो 2 वाला कर लिया तो 3 वाला भी कर लो एक बार, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ। कुछ ऐसा देख लो, तीन 2 1, 3 kg 2 kg 1 kg, ठीक। इसके ऊपर फोर्स लगा लेट से 20 न्यूटन का, 30 ले लो 30 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें वैसे वाला करा देता, रुको, इसमें फोर्स इस तरीके से लगा लेते हैं, लेट से दिस 53 लगा लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं 50 मान लो, चलो, ठीक। तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, सारे फोर्सेस निकालें जो बी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे cos 53 लगाएं, cos 53 मतलब 3/5 है ना, तो कितना फोर्स लग गया इधर 3, ठीक है, तो लग गया 30। तो बेसिकली कुछ सिस्टम ऐसे चला, टोटल वेट कितना है इसका 6, इधर लगा 30, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5, सिंपल, ठीक है। मतलब ये तो दिमाग में ही चलना चाहिए तुम्हारे, है ना। अब तेरे को क्या निकालना है, 2 के ऊपर लगने वाले नॉर्मल फोर्सेस और नेट फोर्स, मतलब एक ही बात है कि नॉर्मल निकल गया तो फिर नेट फोर्स तो निकल ही जाएगी। अब देखो इसका फ्री बॉडी बना ले। फ्री बॉडी देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट
तरीके से करूँ ना तो देखो, हर एक का ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 5। हर एक ब्लॉक का कितना है? 5। 2 का कितना है? 5। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 10। खत्म। सिंपल, सिंपल है कि नहीं है भाई? अगर मैं वैसे देखूँ इसको इन जनरल कि 2 वाला जो है एक्सेलरेशन 5 से चल रहा है, तो इसका मतलब इसके फोर्स है कितना? नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? 10। तभी तो 10/2 5 हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। अब इसको निकाल लेते हैं, मतलब ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दिया। देखो निकालें कैसे? क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा और एक लग रहा होगा ऐसे, ऐसे लग रहा होगा ना, ठीक है। ए वाला इसको इधर प्रेस करेगा और सी वाला जो है इसको उल्टा प्रेस करेगा, तो ओवरऑल चलना इसको इस तरफ है। तो इसका मतलब n1 बड़ा और n2 छोटा, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। वो भी तो होगा अंकल, इधर से जो 30 का यही हुआ कि नहीं हुआ? अबे ओवरऑल तो n1 और n2 ही लग रहे हैं इसके ऊपर, वो 30 वाला तो इसके ऊपर लगा है, ना कि इसके ऊपर लगा डायरेक्ट जाके। इसके ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन लगे हैं, उसकी वजह से वो चल रहा है, ठीक। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10। अच्छा अभी ये n1 और n2 कैसे निकाले? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इस 3 वाले का देख लो, ये 3 kg, ये था 2 वाला, है ना, ये 3। इसके ऊपर इधर फोर्स कितना लग रहा है? 30। और इधर n1 कितना लग रहा है? इधर तो n1 उल्टा लगेगा ना इसके अंदर। अब ये ओवरऑल चलना है इधर एक्सेलरेशन a से, तो बेसिकली क्या हुआ? 30 माइनस n1 इज इक्वल टू 3 इंटू में a, तो n1 कितना आ गया? 15। n1 कितना आ गया? 15। अगर n1 15 है तो n2 कितना आ गया? 5। n1 15 है, n2 5 है, तो नेट कितना है इसके ऊपर? 10। नेट कितना है? 10। अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली सोच लूंगा कि एक्सेलरेशन अगर 5 है तो 2 kg का ब्लॉक है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 10। खत्म, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करें इसका फटाफट। तो देखो एक और देख लो फिर, अब बीच में रस्सी वाले देख लो। ऐसे समझ लो, मान लो 3 ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg, 4 kg, 3 kg। इसके ऊपर हमने इधर फोर्स लगा दिया 24, ठीक है। 24 भी मत करो, थोड़ा सा और कर देते हैं, मान लो 30, ठीक है। इधर फोर्स लगा 30, ठीक है, और इधर फोर्स लगाया हमने 6, ठीक है। तो वही करना है हमें काम कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स। लेट से इसमें T1 टेंशन है और इसमें T2 टेंशन है, तो आपको T1 T2 और एक्सेलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का और इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। देखो जब ये सिस्टम चल रहा है तो हर सब चीज़ जो है वो कनेक्टेड आपस में, तो क्या इनका एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा? तो क्या मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ? और देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं हमने मासलेस ले रखी है, ठीक है। ये बेसिक कंस्ट्रेंट है स्ट्रिंग का कि हमने स्ट्रिंग कैसे ले रखी है? मासलेस ले रखी है। ये मास के साथ भी हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि मास के साथ नहीं हो सकती है, लेकिन अभी तो मासलेस है तो इसमें इनका मास तो ऐड होगा ही नहीं। तो ओवरऑल टोटल मास है कितना है इसका? 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12। नेट फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर? इस तरफ, क्योंकि 30 इधर और 6 इधर, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 24। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 24 बटे हमारा मतलब 2, ठीक है। इसको मतलब तो मैं शॉर्ट तरीके से सोचता हूँ, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड हमें क्या निकालना है? T1 और T2। क्या 4 वाला ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रहा है? एक्सेलरेशन कितना है 4 वाले का? 2। तो ऑब्वियसली चल इधर रहा है तो T1 बड़ा T2 छोटा है, या कैसे? देखो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होंगी। क्या T2 बड़ा है T1 से? क्या T2 बड़ा है T1 से? अगर मैं इसका देखो फ्री बॉडी बनाऊं तो इधर आया T2, इधर आया कितना? T1। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। स्ट्रिंग में ऐसे चलता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है खुद से पुश नहीं कर सकती इधर से, ठीक है, ये पुल कर सकती है, ठीक। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना? 4 और 2 8। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आऊँ? कहीं से भी लिया, यहाँ से लिया। 30 माइनस T, कहीं से भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ले ले चाहे, ठीक है। 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू में 2, तो ओवरऑल 24 नहीं लेंगे उस तरफ
किधर? 24 लग रहा है सर। अरे फ्री बॉडी में जो एक्चुअल फोर्सेस लग रही है हमें वो कंसीडर करनी होती है, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम पे क्या लग रहा है उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्री बॉडी में जब भी बनाए तो एक्चुअल जो लग रहा है ना उस टाइम पे वो देख लें बस, ठीक है। ओवरऑल क्या लग रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 30 इधर, T2 इधर, तो ये T2 कितना आ गया 24, T2 कितना आ गया 24। अगर T2 ये क्या था T1, अगर ये 24 है तो T1 इज इक्वल टू 8, तो T1 कितना है 16। और देख बिल्कुल सही चल रहा है, देख 24 माइनस 16 कर 8 आएगा, और 8/4 मतलब 2 आएगा, तो एक्सेलरेशन 2 आया, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करें जिसका नहीं हुआ। चलो और देखो, इसको हॉरिजॉन्टल ना रख करके देखो ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल। 4 2 यहाँ पे टेंशन लग रही होंगी, इसके ऊपर मान ले 100 न्यूटन, 60 120 मान ले फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। बताएं सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिस्टम का एक्सेलरेशन बताएं और स्ट्रिंग का क्या बताएं, टेंशन बता दें। आइए देखिए, देखो देखो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या ये सिस्टम एक साथ चल रहा है, ठीक है। सिस्टम क्या चल रहा है एक साथ, तो क्या मैं इसको एक ही मान लूँ, तो क्या मान लूँ 6। क्या इसका mg नीचे लग रहा होगा टोटल, और नेट फोर्स कितना है ऊपर, सॉरी नेट नहीं 120 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। मास कितना 6, जी ले लिया 10, तो 60 नीचे 120 ऊपर, तो नेट कितना 60 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 60 ऊपर की तरफ डिवाइड बाई 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी एक का फ्री बॉडी बना ले, किसी का बना लो, आंसर एक ही आएगा। नीचे वाले का बना लिया मान लो 2 वाले का, तो इसका mg नीचे और ये ऊपर t। अब ध्यान रखना यहाँ पे 60 नहीं लगेगा, ये 20 लगेगा, क्योंकि मैं इसका फ्री बॉडी बना रहा हूँ ना कि पूरे सिस्टम का, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, जब भी तुम फ्री बॉडी बनाओ तो एक्चुअल जो फोर्सेज उस टाइम लग रही हैं उसके ऊपर सिर्फ उसी के वो कंसंट्रेट करो, ठीक है। जो तुमने सिस्टम मान के किया था उससे कोई लेना देना नहीं है अब तुम्हारा, ठीक है। तो ये T ऊपर mg नीचे, mg का मतलब क्या 20, mg का मतलब 20। क्या ये ऊपर की तरफ मूव किया था, ऊपर की तरफ मूव किया था तो t बड़ा होगा और 20 छोटा रहा होगा, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू वट 2 इंटू में t इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाले कर लिए, रोप वाले कर लिए, और कैसे कर लिए हमने, ऐसे वर्टिकल वाले कर लिए। और ले लो एक और देख लो, आओ देखो कुछ ऐसा कि मान लो इस तरीके से है, ये 4, ये है 2, ठीक है। इसका अब जो ये स्ट्रिंग है ये मासलेस नहीं है, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं है। मान लेते हैं इसका जो मास है वो है 0.1 kg पर मीटर, 0.1 kg पर मीटर, और ये 10 मीटर क्या है लेंथ है, 10 मीटर क्या है लेंथ, ठीक। कुछ ऐसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मान लो 21 न्यूटन, ठीक है 21 न्यूटन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालें। दूसरी चीज यहाँ से ऐसे 5 मीटर दूरी पे, 5 मीटर दूरी पे लगने वाली टेंशन निकालें। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, समझो एक बार पहले। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग होती तो मैं बोलता सिर्फ टेंशन निकालो। अगर यहाँ पे मास है स्ट्रिंग के अंदर तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, अलग होगी। हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसी होगी, अलग। तभी मैंने बोला अगर मान लो ये ब्लॉक ए है और ये है बी, तो ए से 5 मीटर दूरी पे लगने वाली टेंशन निकालें। आओ देखो
क्या जब ये एक साथ चलेगा तो सारे सिस्टम को एक ही मान ले। इस सिस्टम का टोटल मास कितना है? 4 ये रहा, 2 ये रहा, 6 और 0.1 इंटू में 10। 1 kg किसका मास है? रोप का। ठीक है, तो टोटल है 7, इधर लगा 21, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 3। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख, मैं बोल रहा हूँ सेंटर पे मेरे को क्या निकालनी है? टेंशन। ठीक है, किसी भी तरफ ले ले, चाहे तू ए से ले ले चाहे बी से ले ले, क्योंकि सेंटर में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान ले बी की बात करते हैं, ये 2 kg का, इधर जो रोप लगी है उसका वेट कितना है? 0.5 kg। इस पॉइंट पे क्या चाहिए तेरे को? टेंशन चाहिए। और इधर कितना लग रहा है फोर्स? 21। तो क्या 21 माइनस टी इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 3? 2.5 इंटू में 3, तो टेंशन कितना आ गया? 21 माइनस 7.5 कितना आया? 13.5 न्यूटन। एक ही बात है, इधर से निकालोगे तब भी 13.5 ही आएगा। मैंने उस 5 का निकाला। नहीं आया समझ में? सेम ही आएगा, सेंटर की बात कर रहा हूँ तो सेम ही आएगा। नहीं आया? इजी क्वेश्चन, न तुम वो मास देख के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे सारे, तो ये हो गए तुम्हारे सिंपल कौन से क्वेश्चंस? ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे। ठीक है, अब वेज वाले कर लेते हैं। देखो, पहले सिंपल थ्योरी की बात करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं इसके अंदर। कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे वेज है, ये मान लेते हैं ये एंगल कितना है? 37। ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है तुम्हारे पास। क्या ये अपने वेट की वजह से नीचे आएगा? क्योंकि ये सिस्टम जो है फ्रिक्शनलेस है। क्या सरफेसेस कैसे हैं? फ्रिक्शनलेस। तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा ही आएगा। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कंडीशन कुछ आती है कि जिसपे क्या पता ये नीचे आए या ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो ज़रूरी थोड़ी ना ये आएगा नीचे। ठीक है, हो सकता है ये ऊपर चिपका रहे। ठीक है, तो हमेशा कैसे रिजॉल्व करें? देखो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। चलो मान लो ये थीटा है। ठीक, इसका अगर मान लो मेरे को फ्री बॉडी बनाना हो तो मैं देखो ऐसे बनाऊंगा। क्या इसके सेंटर पे अभी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और वो लगेगा नीचे की तरफ हमेशा, एंड दैट इज इक्वल टू mg। दैट इज इक्वल टू mg। क्या मोशन जो है वो अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है? ठीक है, तो इट इज बेटर कि इसके जो कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाए वो कहाँ पे किए जाए? अलोंग द इंक्लाइन किए जाए। अलोंग द क्या किए जाए? इंक्लाइन किए जाए। अब देखो, अगर ये थीटा है, ये 90, तो बेसिकली ये कितना है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका जो परपेंडिकुलर बना इस सरफेस से, तो सरफेस से जो एंगल आया वो कितना आया? 90। ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये एंगल बचा कितना फिर से? थीटा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल को निकाल लेते हैं। अगर ये थीटा ये mg, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा दैट इज mg cos थीटा। और ये जो mg cos थीटा है ये कैसे लग रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या ये जो फोर्स है तेरे को नीचे आने में हेल्प करेगा? नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के ऊपर तो बनवा देगा। यहाँ पे n क्या आ जाएगा तेरा? n इज जो यहाँ पे लगने वाला n है, ये n, ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसी का ही एक और कंपोनेंट 90 डिग्री पे इस तरफ आएगा, वो होगा क्या? mg sin थीटा। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, इसको ऐसे में रटना कि हमेशा mg cos थीटा और mg sin थीटा यहाँ पे होता है, बस तुम्हें रिजॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, फोर्स क्या पता ऊपर की तरफ मैंने लगा रखा हो। ठीक है, तो उस केसेस में mg भी रिजॉल्व करने होंगे और फोर्सेस भी रिजॉल्व करने होंगे। तो थिंक वाइजली, और जैसा दिया है वैसा तुम इसको रिजॉल्व करो। ठीक, तो इसको नीचे लाने में कौन हेल्प करेगा? mg sin थीटा। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो इज इक्वल टू m इंटू ए, इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आया? g sin थीटा। हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं।
मतलब देखो इसको जब हम एम जी यहाँ पे है और इसका थीटा एंगल इधर है तो एम जी कॉस थीटा इधर, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, एम जी साइन थीटा नीचे। यही नेट फोर्स है जो इसको नीचे लेके आएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या आया, जी साइन थीटा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन कर लो इसी के ऊपर। ये वेज ऐसे मान ले 30 डिग्री, यहाँ पे मान ले 10 kg। बताएं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताएं, और नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लो। चलो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन दोनों बताएं। क्या है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल वाला केस है। अभी अभी हमने निकाला कि n क्या होने वाला था, एम जी कॉस थीटा। अगर किसी को देखना है तो यहाँ पे देखो एम जी नीचे लगा तो मतलब 100 नीचे लग गया। ठीक है, इसका थीटा कॉम्पोनेंट मतलब 30 डिग्री यहाँ पे, तो कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2। तो यहाँ पे क्या लगा 50√3, और यहाँ पे क्या लग गया 50, यहाँ पे लगा 50। तो n कितना आया यहाँ पे, एम जी मतलब 100 का मतलब 50√3, ये जो है इसके अपोजिट ही क्या होगा, n होगा। ठीक, यहाँ पे नीचे 50 अपॉन में 10, तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन देख लो। ऐसे ये ब्लॉक रखा है, मान लो 5 kg का मान लो इस बार, और हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया ऐसे, लेट से 5 न्यूटन का ऐसे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अभी भी वही है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। अब देखें क्या, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ऐसे, क्या है एम जी नीचे, यहाँ पे कितना आ गया एम जी कॉस 30, और यहाँ पे क्या आया एम जी साइन 30, ये बन गया। अब देख ये वाला जो फोर्स है बिल्कुल इसके पैरेलल लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फोर्स ऐसे लगा, ये फोर्स ऐसे लगा। क्या अब इसके भी 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होने चाहिए, इसके भी 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होने चाहिए। अब देखो एंगल देखो कितना है, ये जो है देखो इससे कितना एंगल बना रहा है, देखो इससे वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, देख सोच। ये ऐसे था कुछ ऐसे, एक फोर्स आई जो ऐसे लग गई, लाइन से ऐसे लग गई, ये 30 तो फिर ये भी 30 है ना। तो बेसिकली ये कितना है 30, तो बेसिकली यहाँ पे कितना लगा F cos 30 ऊपर लग गया। ठीक है, और इसका एक परपेंडिकुलर नीचे भी आएगा यहाँ पे ये, और ये क्या रहेगा F sin 30। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? ठीक है, समझ में आया रिजॉल्व कैसे किया। अब देखो इसका n जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो n इज इक्वल टू व्हाट इस टाइम F sin 30 प्लस mg cos 30। F है कितना 5, तो 5/2 प्लस mg कितना 5 और 10 50, 50 इंटू में √3/2, तो 25√3। इसका एक काम करते हैं 50√3 रख लो, /2 कर लो, है ना, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 5 प्लस 50√3/2, ये आ गया तेरा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकाल ले। देखो एक्सेलरेशन निकालने से पहले सबसे पहले ध्यान दें कि फोर्स किस तरफ ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं नीचे आई, ये ऊपर भी जा सकता था भाई। अगर ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा तो नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले चेक कर लें कि कौन से फोर्स ज़्यादा है। क्या ये 50 इंटू में 1/2, तो 25 इधर है, और ये कितना है 5 इंटू में √3/2, तो मतलब 5√3/2। ऑब्वियसली जो है नीचे वाला फोर्स ही ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स ही ज़्यादा है। तो 25 माइनस 5√3/2 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब 5 कट जाएगा तो बचा क्या 5 माइनस √3/2,
2 इज इक्वल टू ए। थोड़ा सा अगर वैसे देखना है तो a इज इक्वल टू 10 माइनस रूट 3 बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।